नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत 92.7 बिग एफएम पर। आप न सिर्फ सुनते हैं बल्कि अब तो डिजिटल जमाने में देखते भी हैं बिग स्पॉटलाइट। जी हाँ, ये है बिग स्पॉटलाइट। मेरा नाम आरजे अजय और मेरे साथ मेरे साथी आज इस बिग स्पॉटलाइट में जोधपुर से द वन एंड ओनली आरजे राहुल। यू कैन कॉल मी। नाम तो सुना ही होगा आपने। तो बहुत बहुत थैंक यू थोड़ा सा आपका। हाँ, यस यस। तो दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन बिग स्पॉटलाइट। और आज हमारे जो मेहमान आप देख पा रहे हैं हमारे साथ, आरजे अजय अजमेर से, आरजे राहुल मैं जोधपुर से, और हमारे मेहमान इस वक्त जो वीडियो में हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हमारे साथ है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर HD चारण सर। और हमने बिग कॉलेज एफएम पिछले एक महीने से आपको सुनाया, बताया, स्टूडेंट्स की सभी क्वेरीज जो थी उनको शांत करने की कोशिश करी, जो भी उनके सवाल जवाब थे। और हमने बात करी आपसे एमटेक की, बीटेक की और एमबीए की। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है और अब तो बहुत कुछ नया भी करने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और मैं सबसे पहले आपकी ये जो जर्नी रही है लाइफ की अब तक, भगवान करे वो लंबी चलती रहे, लेकिन वाइस चांसलर तक पहुंचने की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद। मैंने MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से डिग्री किया। इट वाज 1983। और एमटेक की वहीं से किया। और उसके बाद मेरी नौकरी की शुरुआत इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से हुई। और उसके बीच में फिर मैं PhD करने रुड़की गया, जो रुड़की यूनिवर्सिटी हुआ करता था पहले, आजकल IIT रुड़की बोलते हैं। और फिर सारी एज ए टीचर मैंने कोटा में नौकरी की, इंजीनियरिंग के लिए कोटा। फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना और हम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पार्ट बने। और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने के साथ में हमारा जो काम करने का डोमेन बढ़ा। हमको ज़्यादा पूरी यूनिवर्सिटी को, यानी पूरे राजस्थान के टेक्निकल एजुकेशन को डील करने का मौका मिला। और उसी के साथ हमारा अपना भी आगे प्रगति हुई। और वहाँ रहते हुए मैंने जो एक टीचर के साथ जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे डीन के रूप में, चीफ प्रॉक्टर के रूप में, HOD के रूप में, इवन रजिस्ट्रार के रूप में, जितने भी काम होते हैं मैंने किए वहाँ लगभग 10 साल तक मैं डीन रहा। कभी डीन एकेडमी, कभी डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट, कभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर। और इस तरह की सारी जिम्मेदारी निभाते 2018 में RTU के 2 पार्ट हुए। आधा राजस्थान को डील करने के लिए BTU बना और BTU का पहला वाइस चांसलर मुझे नियुक्त किया गया। क्या बात है, बहुत खूब। सर मैं आपसे, जैसे कि अभी अजय सर ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम बिग कॉलेज FM की जब बात कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी चीजों पर इससे रिलेटेड बात की है। जब से आपने ये कार्यभार संभाला है उसके बाद कई नवाचार भी हमने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शुरू किए हैं और बहुत सारे नए कोर्सेज भी हमने वहां पर स्टार्ट किए हैं। तो मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा सर। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी चूंकि नई बनी तो मेरे पास 2 तरह की जिम्मेवारियां। एक तो जो चल रहा है उसको अच्छी तरह से कैसे चला सकते हैं, या यूं समझे कि वाइस चांसलर के पास शायद समाज को पता है कि नहीं मैं नहीं जानता, वाइस चांसलर नियुक्त कर देते हैं और उसको कहते हैं कि अब टेबल चेयर के भाव भी तुमको पूछने हैं और सिलेबस स्कीम भी तुमको अपडेट करना है और जो चल रहा है उसके रिजल्ट निकालना करना है, सारे काम तुमको ही करने हैं। तो समाज को शायद ये लगता है कि वाइस चांसलर तो एक अफसर की तरह बैठता होगा कमरे में और बस बाकी लोग काम करने वाले होते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी चीजें मुझे ही तय करनी थी। और मेरे पास जो स्टाफ थोड़ा सा मिला उसमें ये था कि आप रिटायर्ड लोगों को ले लो और उनसे काम चला लो। पर ठीक है, ये जीवन। तो हमने सब चीजों को करते करते साथ में ये ध्यान रखा कि जो प्रमुख उद्देश्य है इसमें कि जो चीजें चल रही हो तो चले ठीक है, लेकिन उसमें अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि समाज तो उसी को देखता है। समाज ये नहीं देखता कि आप पीछे कितनी तकलीफों में चलाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते सबसे पहले मैंने आते ही 1 महीने के अंदर जितने कॉलेज थे उनका एफिलिएशन किया। फिर उनका जो ग्रेडिंग होता है वो ग्रेडिंग करके बताया कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, 1000 में से कितने नंबर मिलते हैं। ये भी मेरा इनिशिएटिव था कि किसी कॉलेज को 1000 में से नंबर देना और उस नंबर को पब्लिक डोमेन में डालना। मेरे मित्रों ने कहा कि एक मित्र ने कहा कि ये तो आप पत्थर फेंक के और सर नीचे मान रहे हो। दूसरा मित्र पास में बैठा था, उसने कहा एक नहीं कई सारे पत्थर फेंक के सर नीचे मान रहे हो। मैंने कहा मैं अगर मेरी नीयत ठीक है तो ठीक होगा और वो सिस्टम अच्छी तरह से चल रहा है
बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है। सभी लोग अपने आप पैरामीटर तय है कि आपको नंबर किस पैरामीटर से मिलते हैं, पैरामीटर तय है, सभी हेल्दी काम जी कर रहे हैं, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये मैं अपने आप में एक रिलेशनशिप से आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला सकते हो उसका उदाहरण है। वो करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे सिलेबस स्कीम की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत जो की वो एमटेक के सिलेबस को बदला, क्योंकि बीटेक का सिलेबस बड़ा होता है तो एमटेक के सिलेबस को बदला। फिर हमने एमबीए के सिलेबस को बदला, कि लोग हमको हमेशा ये कहते थे कि ये जितने भी आप बिल्कुल एकेडमिक तरीके से पढ़ाते हो, और जब आपका विद्यार्थी बाहर निकला है उसको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं होता और वो समाज में फिट नहीं है। इस बात तो मेरे मन में भी थी कि कहीं किसी हद तक वो ठीक है, तो मैंने सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कर दिया। पहले सेमेस्टर से पहले दिन से उसको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, उसके साथ में काम करना। उदाहरण के लिए कि जैसे एक सीए होता है, तो सीए पढ़ाई के साथ आर्टिकलशिप करता है, इसलिए वो सीखता है। जैसे ही वो सीए कंप्लीट करता है तब तक अपना रोजगार करने लायक बन जाता है। तो मैंने इसी कंसेप्ट से लिया, से एक सिविल में एमटेक कर रहा है, वो स्ट्रक्चर में कर रहा है, बिल्डिंग में टेस्ट है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की शुरुआत डिजाइन से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, एस्टिमेट से लेके उसका सब कुछ समझे। कोई ब्रिज में टेस्ट तो ब्रिज में सीखे, इसी तरह से इंडस्ट्री सीखे। तो सबसे पहला मैंने इस बदलाव इस तरह से किया, और कड़ी जारी है। और ये हमेशा ध्यान रखा कि बीटीओ को फर्स्ट होना है, किसी भी काम में फर्स्ट होना है। वेरी नाइस सर, ये स्पिरिट होनी चाहिए करने की। यानी कि जब हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल स्टडीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आ जाती है प्रैक्टिकली की और स्किल डेवलपमेंट की, क्योंकि एकेडमिक के साथ वो अगर साथ में मिलता है तो स्किल्ड जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है, वो बाहर निकलता है रेडी टू सर्व इंडस्ट्री, जैसा कि अभी आपने बताया। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस आपने बहुत सारे इनोवेशन किए सर, समाज से जुड़ने का प्रयास किया, खोज के कई कार्यक्रम किए। सर उनके बारे में भी बात हो जाए, क्योंकि जितने भी हमने इंटरव्यू किए सबने आपका नाम लिया कि ये सब एचडी चारण साहब का करवाया हुआ है। जिन्होंने किया, मैं उनकी शुभकामनाओं की वजह से ही कर पा रहा हूँ। मैं, मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आदमी को प्रेरणा वहीं से मिलती है जब कुछ कोई करता है और उसको सही इवोल्यूशन करके कोई कहता है आप अच्छा कर रहे हो, तो वो उसको दुगना करने की कोशिश करता है। मुझे ये हमेशा लगता था कि हम इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छा इंजीनियर बना रहे हैं, उसको और भी अच्छा करना चाहिए। जैसे मैंने सिलेबस में चेंज करने की कोशिश की, सिलेबस अच्छा बना तो अच्छा कर रहा होगा। लेकिन साथ में मेरे मन में ये हमेशा रहता था कि वो अच्छा स्किल्ड व्यक्ति बने तो ठीक है, लेकिन पहले व्यक्ति तो बने। तो व्यक्ति बनना उतना ही जरूरी है कि एक तो आपको कैसे करना हम सिखा रहे हैं, लेकिन क्या करना है वही व्यक्ति तय करता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये बात मेरे मन में थी। जब मैं वाइस चांसलर बना तो मेरा डोमेन थोड़ा ज्यादा बढ़ा, तो मुझे लगा कि ऐसा किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि क्या करना है, यानी वैल्यू उसके में आनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण रखता है, यहाँ भी रखना चाहूंगा कि हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बिजली बनाने का फार्मूला बताते हैं कि बिजली कैसे बनती है। वो बिजली बना के समाज का सदुपयोग कर सकता है। बहुत आप देखते हैं बिजली की वजह से हम सारी व्यवस्था कैसे बदली, आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। एक पीढ़ी पहले देखें तो बिजली नहीं होने से क्या व्यवस्था थी, अब उसी फार्मूले से तो बम भी बनता है। अब अगर वो बम बनाने में उस फार्मूले को उपयोग करता है तो बहुत बड़ा विध्वंस कर सकता है। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं आजकल जितना भी आतंकवाद वगैरह फैल रहा है, वो कोई अनपढ़ लोग नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड, हाईली टेक्निकल पीपल है। वो टेक्नोलॉजी को यूज करके समाज में विध्वंस कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो इनर्ट है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो उसके उपयोग करने वाले में है कि उसको कैसे यूज करता है। तो ये बात मैंने लागू किया इसको। राइट सर, राइट सर, बहुत ही आपने इतना सटीक उदाहरण दिया है कि शिक्षा कितने बदलाव ला सकती है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो भी अगर लर्निंग के फेज में ही हम सीख लें तो उससे वाकई धुन बदल सकती है। सर इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने सामाजिक दायित्वों, मानव मूल्यों के साथ साथ खोज सेल की भी जो एक शुरुआत की, उसे थोड़ा सा आपसे विस्तार से समझना चाहूंगा। मैं इसी से जोड़ते हुए मुझे लगा कि चलो ये आपने इंसान अच्छा बना लिया, अच्छा पढ़ा भी लिया, लेकिन अब पढ़ने के बाद उसको क्या क्या करना है, इसकी थोड़ी सी और डायरेक्शन की जरूरत है। तो हमेशा हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसा इंजीनियर तैयार करें वो ग्लोबली फिट हो, अच्छी बात है। वो इनोवेशन भी ऐसे करें जो मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल लेवल के हो, ये बात भी अच्छी है। और मुझे लगा कि समाज की ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान भी टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। हमारा जितना बड़ा देश है उसका अगर समाधान है तो तकनीक से ही हो सकता है। तो उन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो मुझे लगा कि जैसे उदाहरण के लिए मैं देखूं कि अगर एक पीढ़ी हम पहले जाएं तो हमारे पूर्वज भी सारी व्यवस्थाओं को किसी न किसी तरह से चलाते थे,
चाहे जल प्रबंधन हो, चाहे भूमि का प्रबंधन हो, चाहे एग्रीकल्चर का प्रबंधन हो, चलाते थे। हम कभी इन जनरल भी बात करते हैं कि जी इन्होंने ये जुगाड़ कर लिया। जुगाड़ यानी कुछ चीजें जो अवेलेबल थी कि ट्रैक्टर से हल चलाया, उसमें पानी निकालना भी लगा लिया जुगाड़ करके मशीन को, तो हम उसको जुगाड़ बोलते हैं। तो जुगाड़ मतलब उस टेक्नोलॉजी को कुछ यूज करना जानता है, लेकिन उसके पीछे टेक्नोलॉजिकल आउटपुट क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी साइंस क्या है, वो नहीं जानता। तो मुझे लगा कि हमारा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो अपने चारों तरफ देखता है, अपने गांव में देखता है, अपने मोहल्ले में देखता है, तो उसको ऐसी बहुत सारी समस्याएं नजर आएगी जिसका समाधान वो कर सकता है। तो ऐसे आइडिया इनवाइट करने के लिए हमने एक IIM अहमदाबाद के नामी प्रोफेसर है, प्रोफेसर अनिल गुप्ता, पद्मश्री है, वो इस तरह के इनोवेशन पूरे देश में कर रहे हैं। तो उनके साथ हमने वार्ता की और अब हम उनसे साथ MOU भी किया लेटर। तो उनसे बात करके बच्चों से कनेक्ट किया कि आप अपने आसपास जो छोटी छोटी समस्या है उसका क्या समाधान दे सकते हैं। उसको हमने उसका नाम दिया खोज। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, ऑनेस्ट बताऊं, कि पहले ही जैसे हमने फ्लोट किया बच्चों को कि आप इस बारे में आइडिया दीजिए, पहले ही इस आइडिया में हमारे पास 500 आइडियाज आए। इट्स अ वेरी बिग नंबर, मैं सोच नहीं सकता था 500 आइडिया आया कि इस समस्या को ऐसे कर सकते हैं, इस समस्या को वैसे कर सकते हैं। हो सकता हो 500 आइडिया वायबल नहीं हो, तो हमने उसमें कुछ आइडिया हमारे टीचर्स को लगा कि सिलेक्ट किए कि इसको आगे बढ़ाया जाए। कुछ को हमने टीचर्स को वापस दिया रेस्पेक्टिव फील्ड, जैसे कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर दिया, सिविल वाले को सिविल दिया, कि इसको बच्चे ने अपना रॉ आइडिया दिया है, आप इसको और अपग्रेड करें, अपग्रेड करके उसको मॉडिफाई करें कैसे हो सकता है। और ये काम अनवरत चल रहा है। अभी नेक्स्ट हमने आइडिया और फ्लोट किया तो उसमें भी बहुत सारे आइडिया आए, तो अब उनको प्रोसेस करके आगे लगे। तो इससे दो चीजें होगी, एक तो समस्याओं का टेक्निकल हल मिलेगा, दूसरा बच्चे को लगता है कि मैं समाज में उपयोगी हूँ। ये बहुत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी कर रहा है वो समाज उसको रिकॉग्नाइज करे। ये हमारी अंदर की हर एक की इच्छा रहती है कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ समाज उसको रिकॉग्नाइज, मैं करता तो मेरे घर के लिए हूँ लेकिन समाज रिकॉग्नाइज करे कि मैं अच्छा कर रहा हूं। तभी तो कहते हैं कि आप बेटा काम तो आप घर में करते हो लेकिन रिकॉग्नाइज हमारा समाज करता है। तो इससे बच्चों को लगेगा कि हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम समाज के लिए यूजफुल है, समाज करते हैं। ये मैसेज देने के लिए खोज काम कार्य कर रहे हैं। इसको हम और भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि बड़ा काम है, धीरे धीरे बढ़ता है और अनिल गुप्ता जी का हमारा साथ है। ऐसे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे उनके साथ हमारा MOU हो जाए, कोलैबोरेशन हो जाए। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम इसी समाज के हैं और ये समाज हमसे मिलकर के बनता है। इतने सारे खोज से आइडियाज, इनोवेशंस आ रहे हैं, वो अप्लाई करेंगे तो समाज का भला होगा। क्योंकि समाज हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ही अपना कंट्रीब्यूशन इस समाज को दें, हालांकि उसका पार्ट है। और इसी के लिए जो सामाजिक दायित्व है उसके संदर्भ में भी आपने बहुत काम किया है कि एक ह्यूमन बीइंग। जी, एक चीज मेरे को ध्यान में आ गई, क्योंकि अभी शुरुआत करी है मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है, आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, बहुत सारी अच्छी योजना हमेशा अच्छी होती है, लास्ट व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन उस लास्ट व्यक्ति को पता नहीं होता कि योजना का फायदा कैसे उठाए। क्योंकि हमारा समाज जैसा है, जो लिटरेसी का लेवल हम जानते हैं, तो क्या हमारा कॉलेज ऐसा कोई ऐप डेवलप कर सकता है जिसमें जैसे मान लो मैं किसी योजना के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, ऐप में मेरे बायोडाटा डालूं और मुझे पता लग जाएगा मैं एलिजिबल हूं। जैसे मुझे पता लगता है मैं एलिजिबल हूं तो मुझे कहाँ अप्लाई करना उससे कनेक्ट हो जाए। जैसे ही अप्लाई करना मुझे कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो लग जाए, वो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद मुझे कहाँ सबमिट करना है ये मिल जाए। तो इस तरह के मैं नया जो आइडिया के साथ अभी मैंने रिसेंटली एक आइडिया मन में रखा जिसमें करना चाहता हूँ। उसके अलावा सरकारी डिपार्टमेंट की और ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान हमसे चाहते हैं वो हम वॉलेंट्री देने चाहता है। और उसके लिए मैंने अभी कुछ समय पहले कुछ कमिटीज बनाए हैं, कुछ लोगों को, हमारे टीचर्स को काम दिया है, उस पर भी ये काम कर रहे हैं। क्या बात। जी जी सर, मतलब समय समय पर जैसे हम कहते हैं कि धुन बदल के तो देखो, तो धुन बदलती रही है और आपने हमेशा नई नई चीजें, ये कहते भी है सर कि ऑलवेज बी फर्स्ट इन ट्राइंग समथिंग न्यू। तो एक बहुत ही उसका सटीक उदाहरण पेश करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर HD चारण सर। सर, सामाजिक दायित्वों की हम बात कर रहे थे, अभी अजय सर ने जो सवाल किया, तो उसकी कैसे रूपरेखा आपने बनाई है और उस संदर्भ में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। सामाजिक दायित्व के रूप में मैं जैसे ये समझता हूँ कि बच्चे उसका जो टोटल जीवन को समझ ले कि मेरा जीवन कितना है। तो जीवन को मैं समझता हूँ कि 4 स्तर है। एक स्वयं है, फिर परिवार है,
फिर उसका नेबर यानी पूरा समाज, समाज में पूरा मानव से मानव समाज, और चौथा प्रकृति। ये 4 स्तर का आपका हर एक व्यक्ति का 4 स्तर का। अब इन 4 स्तर के जीवन को समझ ले यानी उसकी उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी भागीदारी क्या है, उसको भागीदारी को समझ ले और ईमानदारी से उसका निर्वहन कर ले, तो वो खुद सुखी होता है, संतुष्ट होता है, और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसको सुखी करता है। क्योंकि सुखी व्यक्ति ही दूसरे को सुखी कर सकता है। ये नहीं कोई दुखी व्यक्ति, अगर मैं घर से दुखी होगा तो मैं कॉलेज में भी जाके लोगों को दुखी ही करूंगा। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी घर की मैं ढंग से निभा लेता हूं तो घर में भी सुखी रहता हूं। मैं कॉलेज की जिम्मेवारी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ठीक से निभा लेता तो कॉलेज के लोगों के साथ भी सुखी रहता हूं, वो भी सुखी रहते हैं। फिर मैं बाहर से निकलता हूँ, समाज में मेरे जो संपर्क में आता है वहां मेरी जिम्मेवारी क्या बनती है। तो जिम्मेवारी के रूप में मैं 2 चीजें देखता हूँ, एक तो मेरा कार्य है, दूसरा मेरा व्यवहार है। तो कार्य और व्यवहार दोनों बराबर के महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोग तो कार्य पे तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन व्यवहार पे ध्यान नहीं देते, तो बहुत सारी चीजें व्यवहार पे हम फेल होते हैं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। उन दोनों के महत्व को बहुत रिगरसली वर्कशॉप के माध्यम से मैं समझाता हूँ कि 5 दिन 7 दिन का वर्कशॉप होता है बच्चों का, इन 4 विषयों पे तर्कसंगत तरीके से समझाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं आपको बता दिया आप मान ले, तर्कसंगत तरीके से। और जो चीजें सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक जो चीज मेरे पे भी लागू होती है, आप पे भी लागू होती है, सुबह भी लागू होती है, शाम पे भी लागू होती है, हिंदुस्तानी भी लागू होती है, अमेरिकन पे भी लागू होती है। यानी व्यक्ति आधारित नहीं है, समय आधारित नहीं है, स्थान आधारित नहीं। उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे किसी ऐसी कि फलानी होली बुक में लिखा हुआ इसलिए मान लो, फलाने धर्म में लिखा हुआ इतने मान लो, फलाने महापुरुष ने कहा इसलिए मान लो, कहीं किसी का कोई जिक्र नहीं करते। ये मानव के लिए है, मानवीय मूल्य है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे सम्मान है, तो सम्मान आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, छोटे को भी चाहिए, बड़े को भी चाहिए, स्त्री को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए। तो मैं सम्मान पूर्वक दूसरे से पेश आता हूं तो दूसरा ही मेरे से सम्मान पूर्वक पेश आएगा। अगर मैं सोचता हूं मैं वाइस चांसलर सब मेरा ही सम्मान करे, मैं किसी का सम्मान नहीं करूं, तो ये हो नहीं सकता। हो सकता है आर्टिफिशियल हो सकता है, लेकिन नेचुरल तभी हो सकता है कि मैं उनका व्यक्ति के रूप में उतना ही सम्मान करूं जो व्यक्ति के रूप में मेरा सम्मान। तो इस विषय को अगर एक व्यक्ति शुरू में बच्चा समझ लेता है तो उसका जीवन आसान हो सकता है। और मुझे ये बात समझाने के लिए मुझे लगा कि पहले मुझे करना चाहिए। मैं खुद इस 8 दिन का IIT कानपुर में कोर्स करके आया इस विषय का। फिर मैंने मेरी फैकल्टी को 8 दिन का कोर्स कराया और अब मुझे बताते वो अच्छा लगता है। अब तक मैं 600 मेरी फैकल्टी को ये कोर्स करवा चुका 8 दिन का वैल्यू एजुकेशन। और वही कोर्स, वही टीचर है जो आगे स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। और वो जिस रूप में इतनी मेहनत करके बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि उस कोर्स से निकल के आए। आप समझ सकते हैं कि सरकारी टीचर से काम करना कितने मुश्किल होता है। वो ऐसे कोविड के समय में दिन दिन रात रात वो काम करते हैं, बिना लालच के, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के, सिर्फ ऐसा स्वभाव के उसे करते हैं। और उनका बच्चों को उन्होंने जबरदस्त काम किया, जबरदस्त वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों को समझा। जी सर, आपने अभी कोविड की बात करी, एक बहुत कठिन समय हम सबके लिए, जिसमें हम काफी समय से उलझ रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना आती है तो टेक्निकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज विजिट और वहां पर सारा प्रैक्टिकल करना किस तरह से संभाला सर ये समय बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट के साथ, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं थी ना यहाँ तो। आपने जो कहा, मैं वैसे एक ट्रेडिशनल मेरी जो बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग की है, तो सिविल इंजीनियरिंग के होने के नाते बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सोचता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है इसका उपयोग ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा भी सोच था। लेकिन जैसे कोविड आया, पहले तो 5, 7 दिन 10 दिन सोचते रहे कि ये समस्या हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जैसे जैसे लगा, जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल के समाचार आते थे, ऐसे बढ़ रहा वैसे बढ़ रहा, समाधान नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये चारों तरफ इसकी दुख के बारे में, तकलीफ के बारे में ये चर्चा तो हो ही रही है। अगर इस चर्चा में शामिल होना कोई ऐसी मुद्दा नहीं है, लेकिन इस चर्चा में अपना कैसे काम आगे बढ़ सकता है, हम अपना जीवन भी किसी तरह से तो चला ही रहे हैं, तो ये हमारा जो और काम है कैसे आगे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि बच्चों का ये जो सेमेस्टर है ये किसी तरह से ब्लैंक नहीं चला जाए, खाली नहीं चला जाए। हो सकता है काम की क्वालिटी 19-20 हो सकती है, लेकिन खाली नहीं चला जाए। तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन जो मेरी बची हुई पढ़ाई थी, अप्रैल एंड तक, हमारा 30 अप्रैल तक सेशन था, तो बची हुई पढ़ाई उसको ऑनलाइन पूरा करवाया, जैसी भी रही होगी। उसके तुरंत बाद मुझे लगा कि अब नेक्स्ट जो है समर वेकेशन आ गया। ये ऑर्डर था कि आप एग्जाम नहीं कराओगे, ऐसा तय हो गया था उसमें मई में, तो क्या करना। तो लगा कि अब इनकी ट्रेनिंग का कैसे कराएं, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है।
मैंने सारे देश में और विदेश में जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है उसको इवैल्यूएट किया, लोगों से कांटेक्ट किया, और मैं वाकई उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि लोगों ने बच्चों को फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रेनिंग दी, सारे बच्चों की टाइमली ट्रेनिंग कराया। बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेनिंग देने वाले लोग थे, जो पेड ट्रेनिंग हुआ करती थी, लोग पेड करते भी थे, कुछ लोग जो अफोर्ड करते, लेकिन इस दरमियान मैंने बात करने से और जिस तरह से उनको मैंने विषय समझाया, जिस तरह से बच्चे तकलीफ में हैं और जिस तरह की यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे आते वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्होंने सब फ्री ट्रेनिंग कराई, तो ये सबसे बड़ा काम कर पाए। जैसे ट्रेनिंग हो उसके बाद मुझे लगा कि कोविड तो थम ही नहीं रहा, ये जून एंड भी आ गया, तो मुझे लगा कि जुलाई में क्लासेस भी शुरू होनी चाहिए। हालांकि एआईसीटी ने हमको अभी कहा कि अक्टूबर में क्लासेस शुरू करें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरी जो क्लासेस थी फर्स्ट ईयर को छोड़ के, फर्स्ट ईयर के एडमिशन होते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। और वो क्लास लेनी कैसे है ये मैंने 15 जून को ही टीचर्स को बता दिया था कि आप क्लास में अपना प्रेजेंटेशन बताओगे, प्रेजेंटेशन तैयार करोगे और प्रेजेंटेशन पूरी यूनिवर्सिटी में मुझे दिखाओगे। यानी मैंने अपना लिंक मांगा, निश्चित रूप से मैं सभी का देख नहीं पाया, लेकिन मैंने अपनी एक टीम बनाई जो बताएगा आप पढ़ाओगे कैसे। यानी 15 दिन पहले अच्छी तैयारी की प्रेजेंटेशन के माध्यम से। मुझे लगा कि इस टेक्नोलॉजी से सब कुछ संभव है। ये मैंने साबित करने की कोशिश की भी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिससे हो नहीं सकती। इवन जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था वो भी हमने ऑनलाइन, बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं, डांस है, नाच है, गाना है, भाषण है, वो रिकॉर्डेड करवा के और चला के लोगों को बता दी। यहाँ तक कि हमारे जो एनुअल फंक्शन होता है, कल्चरल एक्टिविटी होता है, एकेडमिक एक्टिविटी है, 1 महीने की लगातार एक्टिविटी चला के और उसको करके बता दिए। तो ऐसा कोई काम जो इसमें हो नहीं सकता। क्वालिटी 19-20 हो सकती है, हमारा जीवन भी तो 19-20 चल रहा है। अरे वाह जी, ओवर टू यू राहुल। यस सर, मतलब ये सर मैं आपसे जब भी बात करता हूँ मैं इतनी पॉजिटिव वाइब मेरे पास पहुंचती है और ये लगता है कि ये तमाम बातें सार्थक हो रही है और एक नया युग जो है, शायद हमें, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो शायद यही वो एक तरीके हैं और इनको मैं सबको क्लब करूं एक साथ, सामाजिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को, इनोवेशंस को, तो हम आगे एक पॉजिटिव माहौल देखेंगे। सर मैं अगर आपके संदेश के तौर पर उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात करूं, क्योंकि अभी बहुत से लोगों में नेगेटिविटी भी है, तो मैं चाहूंगा कि एक आपका आखिरी जो एक संदेश हो हमारे कॉन्वर्सेशन का, वो उस आने वाले पॉजिटिव माहौल के बारे में हो, जिससे एक नई ऊर्जा का संचार हो सके हम। मैं तो हमेशा ये कह रहा हूँ कि कोरोना मेरे लिए तो वरदान साबित हुआ, बीकानेर टेक्निसिटी के लिए वरदान साबित हुआ। हम इस कोविड के समय ऐसे ऐसे लोगों को बुला के उनके भाषण करा सके, लोगों को परिचित करा सके, जो अदरवाइज बीकानेर टेक्निसिटी के लिए पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल इसलिए कि बाहर के व्यक्ति को बीकानेर तक आना और वापस जाना 2 दिन का समय चाहिए, तो कोई भी आता नहीं। दूसरा, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, वो हमारे पास था नहीं। ये जब दोनों ही समस्याएं दूर हो गई, कोविड ने दूर कर दी, तो मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जैसे मैंने तय किया हो कि फलाने को हमारे टीचर्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए आना है और बुलाना है, और उसने ना दिया और आया नहीं। गवर्नर साहब भी आए, मुख्यमंत्री जी भी आए, यूजीसी के चेयरमैन भी आए, एआईसीटी के चेयरमैन भी आए, एनबीए के चेयरमैन भी आए, जिस वाइस चांसलर का वो भी आए, आर्ट ऑफ लिविंग की यूनिवर्सिटी है वो भी ले आए, और ब्रह्म कुमारी जी के जो साथी की शिवानी जी है वो भी आए। मैं और ईसा फाउंडेशन के लिए अभी हमारा टाइम तय और आने वाले, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं था जो आया नहीं हो। मैं समझता हूं कि इस वरदान के रूप में साबित हुआ। और एक बहुत ही बड़ा काम बीकानेर टेक्निसिटी ने किया जो देश में किसी ने भी नहीं किया। बीकानेर टेक्निसिटी ने इस कोविड के समय बच्चों का ऑनलाइन वर्कशॉप कराया मानवीय मूल्य पे, ह्यूमन वैल्यूज पे। 5 दिन का वर्कशॉप, डेली 3-3 घंटे पे। वो आइडिया पहले 250 बच्चों से शुरू हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि अब तक हम 4000 बच्चों का वीकली वर्कशॉप करा चुके हैं। वो प्रोसेस कंटिन्यू है और मेरी फैकल्टी ने ये निर्णय किया है, बिना दबाव के, बिना प्रभाव के, सिर्फ स्वभाव से, कि जितने भी स्टूडेंट बीटीओ सबको 8 दिन का वर्कशॉप मानवीय मूल्यों को करेंगे। पहले मानव बनना जरूरी है, इंजीनियर बाद में है। और यहाँ तक कि तय किया है कि नया बैच जब भी आएगा उसके लिए भी हमारी तैयारी। ये देश में पहला है, आज तक कोई नहीं कर पाया। तो बीटीओ ऑलवेज वांटेड टू गो फर्स्ट। मैं समझता हूँ कि कोरोना हमको बहुत कुछ सिखाएगा। हम सीखना चाहें तो ये भी एक इसमें वरदान के रूप में साबित हो सकता है। हमारी जीवन की आवश्यकताएं कितनी ये कोरोना हमको सिखाई। आज 5 महीने से हम घर में बैठे हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे पास शर्ट कम है। अगर कोरोना नहीं होता तो हो सकता 2-4 ले आए। यानी हमारी आवश्यकता नहीं थी। कोरोना ने हमको सिखाया कि हमारी आवश्यकताएं कितनी है, उन आवश्यकताओं से अच्छा आराम का जीवन जी सकते हैं। अगर हम इतना निर्धारण कर लें तो हमारी बहुत सारी आपाधापी जीवन की जो चलती है
वो छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करने में लगा था। हम पूरा जीवन घर की व्यवस्थाओं को जुटाने में, उसको इकट्ठी करने में, उसको बढ़ाने में लगाते रहते हैं। हो सकता है उतनी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास, मैं छोटा सा उदाहरण, इतने सारे कपड़े अपन आज एकदम बता नहीं सकते कि मेरे पास 2 जोड़ी है, 5 जोड़ी है, 10 जोड़ी है, लेकिन आवश्यकता तो उतनी की नहीं है। और आज भी अगर पार्टी में जाना, कोविड नहीं और पार्टी में जाने का बात करने, देखते कि आज शर्ट तो अच्छा है नहीं, अगली बार ले आएंगे घर। तो ये जो भाव है हमारा चीजों के प्रति लगा हुआ है, ये हमको समझ में आ जाए कि चीजों की मुझे इतनी आवश्यकता है, और बाकी जो समय बचता है हम संबंध में रहने के रूप में लगा लें। तो कोई संबंध में रहना सबसे महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप में रहना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके पड़ोसी से, चाहे वर्क प्लेस पे हो, और चाहे प्रकृति से हो। मुझे लगता है कोरोना इस मामले में बड़ी सीख दे जाएगा। जरूरत है कि हम सीखने का मन बना लें, सीख लें, बस इतना सा मैसेज मेरा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल सही कहा। और ये बात तो हमने कहीं ना कहीं मन में पिछले 5-6 महीने में फील की है कि कोरोना कहीं ना कहीं जहाँ एक त्रासदी लेकर आया, वहीं हमें बहुत कुछ सिखला के गया है, बहुत वरदान की तरह भी साबित हुआ है। अब हमें उसे पॉजिटिवली लेना है कि किस तरह से उसने जो हमें ज्ञान दिया है, जो सीखे हमें पर्यावरण के संबंध में दिए हैं, खुद के संदर्भ में दिए हैं, अपने आत्मज्ञान के संबंध में दिए हैं, सामाजिक मूल्यों के संबंध में दिए हैं, बहुत कुछ ज्ञान दिया है, वरदान साबित हुआ है। सर मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आई एम श्योर राहुल भी मेरे साथ एग्री होगा, क्यों राहुल? एब्सोल्युटली। मैं एक चीज मैं आपको और जी सर जी, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि AICTE ने ये तय किया था कि मानवीय मूल्यों का विषय पूरे देश में टेक्निकल एजुकेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन के विद्यार्थी का बहुत बड़ा दायरा होता है जब इंजीनियर बन के जाता है। मैं उसकी कमेटी का मेंबर था, तो मैं उनको हमेशा कहता था कि ये बात जब तक आप वाइस चांसलर को नहीं समझाओगे वो आगे बढ़ नहीं सकती। और वो हमेशा मुझे कहते थे कि वाइस चांसलर पास कहाँ समय है, उसको कैसे समझा सकते हैं। लेकिन जब कोविड आया तो मैंने कहा वाइस चांसलर सब फ्री है, इनका ऑनलाइन वर्कशॉप कराओ। उनका 5 दिन का वर्कशॉप कराया, चारों विषय समझाया। जब उनको समझ में आया कि महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा हमने समझ लिया, हमारे जो डीन डायरेक्टर है उनको समझाओ। तो देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, 10,000 कॉलेज है, उनके डीन डायरेक्टर को विषय समझाया। जब उनको समझाया, उन्होंने कहा हमने तो समझ लिया, लेकिन अल्टीमेटली तो टीचर है, वो तो विद्यार्थी तक ले जाएगा, वो कड़ी है, मैं समझता हूँ मजबूत कड़ी है, उसको समझने की जरूरत है, उसमें भाव है। तो टीचर का वर्कशॉप करना शुरू कर दिया, और AICTE के साथ मिलकर अब तक हम 11,000 टीचर का 5 दिन का ऑनलाइन वर्क मानवीय मूल्यों का करा चुके। ये देश में कोविड का अपने आप में योगदान है, कोविड का, मैं कोविड का योगदान है, हम तो प्रयास कर लें, कोविड का योगदान है कि क्या पॉजिटिव हो सकता है। आई वाज पॉइंटिंग आउट दिस वन ओनली सर कि पहली बात तो जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, आप कुछ अच्छा सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो चेहरे पर मुस्कान आती है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान वो मुस्कान हमारे चेहरों पर थी, बिकॉज वी कुड सी दैट पॉजिटिविटी कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। और दूसरी बात जो इस लॉकडाउन में, इस कोरोना पैंडेमिक ने हमें सिखाई, कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये मेरा ऐसा स्ट्रांगली मानना है सर, आपकी बात जब सुनता हूं तो ये कहीं ना कहीं और फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है कि ये ब्लेसिंग्स अपने आप नहीं आती, इसके लिए कई बार मेहनत भी करनी पड़ती है। आपदा को अवसर में बदलने के प्रयास करने पड़ते हैं, तभी ये अवसर बनते हैं। और आपने जिस तरह से प्रयास किए हैं, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिस तरह से बच्चों के परिप्रेक्ष्य में, हर बार ये बात कहता हूं, हमने इसके साथ एक लंबा समय बिताया है सर, कि स्टूडेंट सेंट्रिक, सोसाइटी सेंट्रिक, ह्यूमन वैल्यू सेंट्रिक जो काम वहां होते हैं, शायद देश में कहीं नहीं हो रहे होंगे। तो बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की जो जगह है, वो है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सर एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा, समय निकालकर बिग स्पॉटलाइट कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट सर, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस समय कोविड के बाद में जो भारत सरकार का डायरेक्शन बना है कि गांव का विकास होना चाहिए, अल्टीमेटली गांव का व्यक्ति कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए अपना राज्य छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाए, जैसी स्थिति हमने देखी। तो मुझे लगा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हमारे इंजीनियर्स का भी बहुत कुछ रोल हो सकता है। उसको ध्यान में रख के मैंने एग्री बिजनेस में MBA शुरू किया। ये भी राजस्थान में हम पहले हैं जिसने किया है कि एग्री बिजनेस का बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। थैंक यू।